हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। फिर जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में से मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले क्या करना है? पहले जेई में का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। जरूरी नहीं है कि जेई मेंस के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत अधिक नॉलेज हो। ठीक है, जेई मेंस का बहुत सारा क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर तुमको थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो भी तुम जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब क्वेश्चन में हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। ये एक्सप्रेशन ए, ये एक्सप्रेशन बी, ये एक्सप्रेशन सी, ये एक्सप्रेशन डी और ये एक्सप्रेशन ई। मतलब क्वेश्चन में हम लोग को टोटल 5 टाइप्स के एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। बताना कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो अगर तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता हो कि टॉर्क किसको कहते हैं, तो टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क जो होता है वो फोर्स का टेंडेंसी होता है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क जो होता है वो फोर्स का टेंडेंसी होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड कितना रोटेट कर पाएगा, उसी को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, मतलब मान के चलो ये अपना कोई एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड, जैसे कि ये कोई एक स्पेसिफिक एक्सिस है, इस स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड टॉर्क जो है, मतलब क्या कहते हैं, फोर्स जो है वो कितना उसको रोटेट कर पाएगा, उसी टेंडेंसी को टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है? वो फोर्स का टेंडेंसी होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड कितना रोटेट कर पाएगा, उसी को टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क के डेफिनेशन से ये तो पता चल गया कि टॉर्क के एक्सप्रेशन में फोर्स आना चाहिए। टॉर्क के एक्सप्रेशन में फोर्स आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे क्या चीज, अगर तुम यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन को यहाँ पर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे जो हम लोग का एक्सप्रेशन नंबर यहाँ पर ई है, यहाँ पर जो हम लोग का एक्सप्रेशन नंबर ई है, एक्सप्रेशन नंबर ई में एक टर्म एफ आ रहा है। एफ एफ क्या है? एफ यहाँ पर फोर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ जो एफ है वो क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया जो हम लोग का एक्सप्रेशन नंबर ई है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए, क्योंकि टॉर्क का डेफिनेशन हमको पता है। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? किसी भी फोर्स का टेंडेंसी होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पार्टिकुलर एक्सिस के क्या कहते हैं अराउंड कितना रोटेट कर पाएगा, उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क के एक्सप्रेशन में फोर्स होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन नंबर ई है, जो एक्सप्रेशन नंबर यहाँ पर ई है उसमें क्या कहते हैं फोर्स आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का एक्सप्रेशन ई है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में क्या कहते हैं, जिस भी ऑप्शन में ई नहीं दे रखा होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में ई दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी ई दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी ई दे रखा है, पर ऑप्शन नंबर 2 में ई दे ही नहीं रखा है। तो उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 का होने का चांसेस 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में ई नहीं दे रखा है, जबकि ई जो है वो अपना करेक्ट एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए। क्यों? क्योंकि टॉर्क का डेफिनेशन में क्या कहते हैं, टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग को पता है। टॉर्क क्या होता है कि टॉर्क जो होता है वो किसी भी फोर्स का टेंडेंसी होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड कितना रोटेट कर पाएगा, उसी टेंडेंसी को टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क के एक्सप्रेशन में फोर्स आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ई में फोर्स आ रहा था। ठीक है, तो उस बेसिस पर ई अपना करेक्ट एक्सप्रेशन था टॉर्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 इस तीनों ऑप्शन में ई दे रखा था, पर ऑप्शन नंबर 2 में ई दे ही नहीं रखा था। ठीक है, तो उस बेसिस पर क्या किया हमने? ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि ई अपना करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो ई से हम लोग क्या करेंगे?
ई वाले एक्सप्रेशन से हम लोग टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ई तो अपना करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो ई क्या कहते हैं, ई में क्या दे रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू दे रखा है पोजीशन वेक्टर आर इनटू फोर्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आर अपना क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एफ अपना क्या है, फोर्स है। ये क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से बोल सकते हो कि टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क का एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो पता है जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, इनटू फोर्स, फोर्स का यूनिट तुमको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। तो तुम बोल सकते हो कि जो टॉर्क का एसआई यूनिट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तुमको पता है न्यूटन जो होता है वो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तुमको पता है न्यूटन जो होता है वो फोर्स का एसआई यूनिट होता है। तो तुम बोल सकते हो जो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू तुमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का एसआई यूनिट तुमको पता है केजी होता है, और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट तुमको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि फोर्स का एसआई यूनिट तुम न्यूटन बोलो, या फिर फोर्स का एसआई यूनिट तुम केजी क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। न्यूटन तुम बोलो फोर्स का एसआई यूनिट, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, दोनों करेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क का जो क्या कहते हैं, टॉर्क का जो एसआई यूनिट है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो टॉर्क का यहाँ से एसआई यूनिट निकल कर आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सप्रेशन ई से क्या किया, एक्सप्रेशन ई से हमने टॉर्क का एसआई यूनिट पर फाइंड किया, तो वो निकल कर आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ए दे रखा है, एक्सप्रेशन बी दे रखा है, एक्सप्रेशन सी दे रखा है, एक्सप्रेशन डी दे रखा है, इस चारों एक्सप्रेशन का क्या करेंगे, एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। जिस भी एक्सप्रेशन का एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आएगा, वो अपना करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा टॉर्क के लिए। क्योंकि तुमको ये तो पता है कि टॉर्क को एक्सप्रेस करने का डिफरेंट तरीका हो सकता है, अलग अलग तरीका को हम लोग अलग अलग तरीका से टॉर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर टॉर्क का एसआई यूनिट तो एक ही होगा, वो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। टॉर्क का एसआई यूनिट केवल एक ही होगा, एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है पर एसआई यूनिट एक ही होगा, ठीक है। उस बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन ए, एक्सप्रेशन बी, एक्सप्रेशन सी और ये एक्सप्रेशन डी को, इस चारों एक्सप्रेशन का एसआई यूनिट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किस एक्सप्रेशन का एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग को चारों एक्सप्रेशन यहाँ पर चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में बी और डी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी बी और डी दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी बी और डी दे रखा है। मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, इस तीनों ऑप्शन में बी और डी दे रखा है। तो मतलब क्या कहते हैं, बी और डी तो 100% करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 2 को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो बी और डी तो 100% करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि बी और डी क्या कहते हैं, तीनों ऑप्शन में दे रखा है। तो बी और डी को तो चेक करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बी और डी को हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 3 में एक अलग क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में एक अलग दे रखा है सी, ऑप्शन नंबर 3 में एक अलग दे रखा है सी, और ऑप्शन नंबर 4 में एक अलग दे रखा है ए। मतलब हम लोग को एक्सप्रेशन ए को चेक करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन ए को चेक करना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन नंबर सी को चेक करना पड़ेगा। इस दोनों का क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ए और एक्सप्रेशन सी का यहाँ पर एसआई यूनिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ए का एसआई यूनिट यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ए में क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन ए में दे रखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर इनटू एल। एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एल अपना क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर इनटू लीनियर मोमेंटम। पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन में तुम दे भी रखा है कि पी अपने यहाँ पे क्या लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम तो सबको पता होता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। जो नॉर्मल मोमेंटम हम लोग बोलते हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी, वही लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो पोजीशन यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम एल है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन ए में जो एल दे रखा है एंगुलर मोमेंटम, उसके जो क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आर इनटू लीनियर मोमेंटम पी क्या कहते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो एल होगा वो क्या हो जाएगा, आर इंटू एल को, एल की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एल की जगह तुम लिख सकते हो आर इंटू क्या कहते हैं, अब तुमको पता है पी क्या है अपना, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम जब लिख सकते हो मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर तुम बोल सकते हो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर आर इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या करेंगे, टॉर्क का जो एसआई यूनिट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। जब तुम यहाँ पर टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड करोगे क्या जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर, तो पोजीशन वेक्टर आर, आर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो मीटर लिख देंगे, इंटू मीटर इंटू कर देंगे क्या चीज, अब एंगुलर मोमेंटम एल, एंगुलर मोमेंटम एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आर इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो आर की जगह, आर का तो एसआई यूनिट तुमको पता है, आर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आर का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर इंटू क्या कहते हैं मास, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, तुम क्या कहते हैं केजी, और वेलोसिटी का यूनिट होगा क्या कहते हैं मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टॉर्क का जो एसआई निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, केजी मीटर क्यूब
पर सेकेंड। पर हमने जब क्या कहते हैं एक्सप्रेशन ई से टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड किया था तो वो निकल कर आ गया था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर एक्सप्रेशन ए का जब हमने एसआई यूनिट फाइंड किया तो वो निकल कर आएगा केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं जो अपना एक्सप्रेशन ए है वो रॉन्ग एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए। तो जिस भी ऑप्शन में एक्सप्रेशन ए दे रखा होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 में एक्सप्रेशन ए दे रखा है तो ऑप्शन नंबर 4 को क्या करोगे एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 का क्योंकि क्या कहते हैं जब हमने एक्सप्रेशन ए को यहाँ पर जब एक्सप्रेशन ए का जब हमने एसआई यूनिट फाइंड किया तो क्या निकल कर आ गया केजी मीटर क्यूब पर सेकंड निकल कर आ गया, जबकि क्या होना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो उस बेसिस पर क्या किया हमने ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में एक्सप्रेशन ए दे रखा है तो जो कि नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे एक्सप्रेशन नंबर जो एक्सप्रेशन सी है इसमें क्या कहते हैं टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एक्सप्रेशन सी का यहाँ पर एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन सी का यहाँ पर क्या करेंगे एसआई यूनिट यहाँ पर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको मैंने आपको बताया कि जो टॉर्क का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर क्या कहते हैं। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन ई से फाइंड किया था टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर की जगह पे तुम लिख सकते हो केजी मीटर क्या कहते हैं केजी मीटर क्या कहते हैं पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर किया। ठीक है, यहाँ से हमने टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड किया था, क्या निकल कर आ गया था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो टॉर्क का एसआई यूनिट होने क्या कहते हैं एक्सप्रेशन ई से फाइंड किया था वो निकल कर रहा था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम क्या करोगे जो एक्सप्रेशन सी है यहाँ से क्या करेंगे टॉर्क का एसआई यूनिट यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो एक्सप्रेशन सी में क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन सी में दे रखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डीपी बाई डी यहाँ पर जो डीपी बाई डी है क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो तुमको पता है जो क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम पी, इसके जब तुम क्या लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो। ठीक है, जब तुम यहाँ पर क्या कहते हैं आगे इसको सॉल्व करोगे तो तुम लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर इनटू डी बाई डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम पी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर जो अपना मास है, ये जो अपना मास दे रखा है, ये मास अपना क्या रहेगा, ये मास अपना कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आर इंटू एम इंटू डीवी बाई डी टी, ये जगह डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो तुमको पता है जो डीवी बाई डी टी यहाँ पर है, ये डीवी बाई डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर एम ए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जब तुम टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एम जो है, ये यहाँ जो एम है आर एम ए में जो एम है वो क्या है मास है, तो ये हो जाएगा केजी। ठीक है, ये हो जाएगा केजी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर क्या है पोजीशन वेक्टर है, तो ये हो जाएगा मीटर, और क्या कहते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सप्रेशन क्या कहते हैं जो एक्सप्रेशन सी है, यहाँ जो एक्सप्रेशन सी है इस एक्सप्रेशन सी का जो एसआई यूनिट निकाले वो क्या निकल कर आ गया, वो निकल कर आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने पहले ही एक्सप्रेशन इसे फाइंड किया था टॉर्क एसआई वो क्या था, वो था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोल सकते हैं जो एक्सप्रेशन सी है वो भी करेक्ट एक्सप्रेशन है टॉर्क के लिए। तो क्या कहते हैं जिस भी ऑप्शन में क्या कहते हैं सी नहीं दे रखा होगा उसको भी एलिमिनेट कर दोगे। अगर तुम देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहते हैं सी दे ही नहीं रखा है, तो उस बेसिस पे क्या करोगे ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर दिया। अब केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, उसी को तुम यहाँ पर मार्क करोगे। अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करोगे तो आपका आंसर करेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आंसर क्या दे रखा है, हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 ही दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, भले ही आपको बहुत अधिक नॉलेज नहीं था, बस हमको ये पता था कि टॉर्क किसको कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो किसी भी फोर्स का टेंडेंसी होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड कितना रोटेट कर पाएगा। ठीक, उसी को टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क के डेफिनेशन हमने ये पता कर लिया कि टॉर्क के एक्सप्रेशन में फोर्स आना चाहिए था, तो एक्सप्रेशन ई में जो था वो फोर्स दे रखा था, तो उस बेसिस पर एक्सप्रेशन ई क्या था, अपना करेक्ट एक्सप्रेशन था टॉर्क के लिए। तो जिस भी ऑप्शन में ई नहीं दे रखा था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन 2 में ई दे ही नहीं रखा था, तो ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर दिया। अब एक्सप्रेशन ई से क्या क्या टॉर्क का एसआई यूनिट यहाँ पर हमने फाइंड किया, जो कि क्या निकल कर आ रहा था, जो कि निकल कर आ रहा था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या निकल कर आ रहा था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया एक्सप्रेशन ए, एक्सप्रेशन बी, एक्सप्रेशन सी और एक्सप्रेशन डी का यहाँ पर हमने क्या किया टॉर्क का एसआई यूनिट फाइंड किया, और जिस भी एक्सप्रेशन का एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आ रहा था उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अधिक नॉलेज हो, अगर तुमको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो भी तुम जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।